देखिए अनसॉल्व्ड में 2022 का सेट नंबर 2 कोड है FG। पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, पहले का पार्ट। सदिशों A क्रॉस B और B क्रॉस A के बीच का कोण पूछ रहे हैं। A क्रॉस B और B क्रॉस A के बीच का कोण पूछ रहे हैं। अपने सामने 4 विकल्प हैं, इनमें से कौन सा सही होगा। तो जो लोग वेक्टर पढ़े हैं चैप्टर नंबर 10 उन्हें पता होगा कि A क्रॉस B और B क्रॉस A के मॉड सेम होते हैं, बट दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। वो जो होते हैं विपरीत दिशा में होते हैं। आपको ये बात पता होगी। A क्रॉस B और B क्रॉस A इनमें सिर्फ इतना अंतर होता है, ये दिशा में विपरीत होते हैं। अगर A क्रॉस B ऊपर डायरेक्शन में है तो B क्रॉस A नीचे की तरफ होता है। इसीलिए तुम्हें याद होगा जब भी कभी हम A क्रॉस B को अगर हम B क्रॉस A लिखना चाहते थे तो क्या लग जाता था, माइनस। ये माइनस चिन्ह विपरीत दिशा को ही दिखाता था। तो अगर दो विपरीत सदिश हैं तो उनके बीच का कोण कितना होगा, 180 अंश होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ऐसे याद कर लो कि A क्रॉस B और B क्रॉस A विपरीत दिशा में होते हैं, इनके बीच का कोण 180 अंश होगा। अगला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से है, रिलेशन से है। X और Y दोनों इस प्रकार रिलेट करते हैं कि इन दोनों को घटाने पर अगर मॉड लें, इन दोनों के बीच में ऐसा रिलेशन है कि दोनों को घटा करके अगर मॉड वैल्यू ले लें, वो वैल्यू 1 या 1 से छोटी आती है। वो वैल्यू 1 आती है या इससे छोटी आती है। तो प्रूव करना है, 4 विकल्प हैं, सॉरी। पहले में कहा है स्वतुल्य सममित है, संक्रमक नहीं है। स्वतुल्य संक्रमक है, सममित नहीं है। सममित संक्रमक है, स्वतुल्य नहीं है। और चौथा लिखा है तुल्यता संबंध है। रिलेशन तुल्यता संबंध तब होता है जब वो स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रमक भी हो। तो चौथा वाला ऑप्शन तब सही होगा जब तीनों हों। तो आपको कुल मिला के बताएं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आपको सिर्फ ऐसे रफ पे ये लिख लेना है, स्वतुल्य, सममित और संक्रमक। पहले इनकी जांच करनी है कि ये स्वतुल्य है या नहीं है, सममित है या नहीं है, संक्रमक है या नहीं है। तो आपको बताएं स्वतुल्य जानते हो कब होता है, जब एलिमेंट स्वयं से रिलेट कर पाए। जैसे हम इसको देख लें, ये पूर्णांकों के समुच्चय Z पर परिभाषित है। पूर्णांकों के समुच्चय में ऊपर लिख लेते हैं, ये रिलेशन किस पर डिफाइन किया गया है, पूर्णांकों के समुच्चय Z में। पूर्णांकों के समुच्चय Z में ये रिलेशन है और इसको घटाने पर, मॉड लेने पर आने वाली वैल्यू 1 या 1 से कम है। तो रिलेशन स्वतुल्य होगा या नहीं होगा। स्वतुल्य में आपको याद होगा एक चीज लेते थे, स्वयं से रिलेशन बनाते थे। स्वतुल्य में क्या करते थे, एक एलिमेंट लेते थे, स्वयं से रिलेशन बनाते थे। तो हम इसमें x ले रहे हैं, क्या x, x बिलोंग्स टू R। चेक करने के लिए हम लिखेंगे मॉड ऑफ x माइनस एक्स। यहाँ पर x लिखोगे x, x, तो यहाँ आएगा मॉड ऑफ x माइनस एक्स लेस देन आर इक्वल टू 1। अगर ये सही है तो स्वतुल्य है। x में x जाएगा तो 0 लेस देन आर इक्वल टू 1, 0 का मॉड 0 लेस देन आर इक्वल टू 1। क्या ये सही है, तो जवाब है हाँ, बिल्कुल सही है। 0 बराबर नहीं है कि 0 छोटा है 1 से, हाँ है, 0 1 से छोटा है, तो ये संबंध स्वतुल्य है। ये संबंध कैसा है, स्वतुल्य। तुम कोई भी पूर्णांक ले सकते हो। जैसे मान लो तुमने 2 ले लिया, एक इंटीजर ले लेते 2, तो 2 में 2 घटाओ, स्वयं से रिलेशन देखो, 2 में 2 घटाओ, 0, 0 का मॉड 0, 0 छोटा है 1 से, हाँ जी है। 3 ले लो, 3 में 3 जाएगा। अरे किसी भी पूर्णांक को स्वयं में घटाओगे 0 ही आएगा और 0 छोटा होता है 1 से, इसलिए संबंध कैसा है, स्वतुल्य है। अभी हम सममित को चेक करेंगे। सममित कैसे चेक होता है, x बिलोंग्स टू R, स्वतुल्य हो गए। सममित कैसे चेक करेंगे, सममित में तुम्हें याद होगा हम xy बिलोंग्स टू R मानकर चलते थे, xy बिलोंग्स टू R मानकर चलते थे और ये देखते थे क्या yx बिलोंग्स टू R हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। देखते हैं, अगर xy बिलोंग्स टू R है तो मॉड ऑफ x माइनस वाई लेस देन आर इक्वल टू 1 होगा। क्या इसको उल्टा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अगर x माइनस वाई का मॉड x में y घटाने पर मॉड 1 से छोटा आता है, तो y में x घटाने पर जो मॉड होगा वो भी 1 से छोटा ही आएगा। बल्कि हमने तुम्हें बताया भी होगा ये दोनों एक ही चीज को डिनोट करते हैं, इस बात को हम अलग से बता दें। जैसे 10 माइनस 2 और 2 माइनस 10, ये दोनों अलग अलग हैं, ये बात सही है। 10 में 2 जाएगा 8 और 2 में 10 जाएगा माइनस 8। लेकिन बेटा अगर इन पे मॉड लगा दें तब ये अलग अलग नहीं है, तब ये एक ही है, क्योंकि ये भी 8 है और माइनस 8 का ये भी 8 है। तो कुल मिला के x माइनस वाई के मॉड को हम y माइनस एक्स का मॉड लिख सकते हैं। इसलिए हम लिख सकते हैं कि y, x बिलोंग्स टू R, इसलिए R सममित भी है। तो इसका मतलब स्वतुल्य भी हो गया और सममित भी हो गया।
अब बात करते हैं क्या संक्रमक होगा कि नहीं होगा। संक्रमक के लिए संक्रमक नहीं होगा, क्योंकि x माइनस वाई अगर 1 से छोटा है, y माइनस जेड 1 से छोटा है। भाई संक्रमक में 3 चीजें मानते थे, याद होगा, x y मानते थे, y z मानते थे। तो ऑब्जेक्टिव है तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। x माइनस वाई का मॉड 1 से छोटा है, y माइनस जेड का मॉड 1 से छोटा है। लेकिन अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो x माइनस जेड जरूर बना ले जाओगे, लेकिन उधर 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। तो इसलिए संक्रमक नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा अभी हम देखकर बताते हैं। तो ये संबंध स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रमक नहीं है, ऐसा किसी में लिखा है। स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रमक नहीं है, तो इसका पहला वाला विकल्प बिल्कुल सही होगा। पहले क्वेश्चन का ये गा पार्ट होगा, वो खा पार्ट था, अब हम आपको बताएंगे गा पार्ट। fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, और ये रियल नंबर से रियल नंबर की मैपिंग है, रियल से रियल में मैपिंग है। और ये देखना है कि एकैकी, आच्छादक, बहुएक, इसमें क्या करना होता है। देखो 2 चीजें होती हैं केवल, एक एकैकी और एक आच्छादक। आपको देखना यह है कि एकैकी है या नहीं है तो ठीक है, नहीं है तो उसी को बहुएक कहते हैं। आच्छादक है तो ठीक है, और नहीं है तो उसी को अंतःक्षेपी कहते हैं। तो इसका ये तरीका था कि अब देखो ऑब्जेक्टिव अप्रोच ये होती है कि आप एकैकी देखना है। वैसे तो एक जनरल मेथड इसका होता है कि एफ ए बराबर एफ बी लेकर चलो और ए बराबर बी आ जाए। चलो पहले उसी से बताते हैं। एकैकी जांच कर रहे हैं, एफ ए बराबर एफ बी लेकर चलें और अगर ए बराबर बी आ जाए तो एकैकी। ऐसा क्यों होता है ये बताया जा चुका है। एफ ए बराबर ए स्क्वायर प्लस 2, एफ बी बराबर बी स्क्वायर प्लस 2, 2 2 कैंसिल, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, ए बराबर प्लस माइनस बी। ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस बी। तो एफ ए बराबर एफ बी पर ए बराबर बी आया, नहीं आया, इसका मतलब एफ आर टू आर एकैकी नहीं है। और ये ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में कभी सॉल्व करके नहीं दिखाना है, रफ पे लगाना है, उन्हें केवल ऑप्शन चाहिए। कैसे लिखेंगे आपको क्लियर कर दें। जैसे पहले क्वेश्चन का यहां लिखोगे प्रश्न संख्या, बीच में बिल्कुल लिखोगे ये प्रश्न संख्या 1 का खा, और इसका कौन सा पार्ट सही था, पहला वाला सही था। पहला ऑप्शन लिखना और पूरा नोट कर देना, स्वतुल्य तथा सम्मित है किंतु संक्रमक नहीं है। ऑप्शन भी लिख देना, बस इससे ज्यादा उन्हें नहीं चाहिए होता कि पता चला तुम पूरा ये लगा के दिखा रहे हो, जरूरत नहीं है, रफ पे कर लीजिए। अच्छा, अगर इसकी ऑब्जेक्टिव अप्रोच आपको दिखाते नहीं, हम ये मेथड लगाते, तो आपको करना ये होता है कि आप इसमें कोई 2 नंबर ऐसे सोच लो जिनकी इमेज उधर सेम आ जाए, तो अब आप समझ भी पा रहे होगे। मान लो आपने ले लिया 1 और -1, 1 का स्क्वायर 1, 1 और 2 3, -1 का स्क्वायर 1, 1 और 2 3। अब बताओ ये एकैकी है कि बहुएक, तो जवाब आएगा ये बहुएक है, बहुत का एक। 1 की इमेज वही है जो -1 की है। ऐसे और भी नंबर आप सोच सकते हो, 2 लिखो या -2 लिखो सेम नंबर देगा, 3 लिखो या -3 लिखो सेम नंबर देगा। तो ये जानते हो क्या है, ये है बहुएक, यानी ये एकैकी नहीं है। आच्छादक की बात करते हैं। ये बताओ क्या इसकी वैल्यू कभी निगेटिव आ पाएगी, कभी नहीं आएगी, क्योंकि वर्क करने पर वैल्यू हमेशा धनात्मक आएगी, 0 भी आ सकती है। तो 0 या 0 से बड़ी वैल्यू होगी ये इतना, तो ये वैल्यू 2 या 2 से बड़ी होगी। इसका मतलब ये हुआ कि सारे निगेटिव नंबर्स छूट जाएंगे, सारे निगेटिव नंबर्स छूट जाएंगे, और सारे निगेटिव छूट जाएंगे तो ये हो जाएगा अंतःक्षेपी। अब आपको पता चल चुका है कि ये एकैकी नहीं है, यानी ये बहुएक अंतःक्षेपी है। ये क्या है टोटल, इस मैपिंग का नाम हो गया बहुएक अंतःक्षेपी। ऑप्शन देख लेते हैं कैसे दिया है। पहले ऑप्शन में ये कह रहे हैं एकैकी और आच्छादक है, तो एकैकी है जी, नहीं एकैकी नहीं है, पहला ऑप्शन काट दीजिए, गलत हो गया। फिर कह रहे हैं बहुएक है, बहुएकैकी का मतलब क्या, बहुएक है, बहुएक है, हाँ जी बहुएक है, लेकिन इन्होंने कहा है कि बहुएक से साथ दे दिया आच्छादक भी है, तो आच्छादक तो नहीं, सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरे में कह रहे हैं एकैकी है, जबकि एकैकी नहीं है, तीसरा भी गलत हो गया। और जब 3 गलत हो गए तो चौथा देखो ही मत, चौथा ही सही है। देख लेते हैं, चलो अच्छा, ना तो एकैकी है ना ही आच्छादक है, ना तो एकैकी है, देखो एकैकी नहीं है, एकैकी नहीं है, ना तो एकैकी है और ना ही आच्छादक है। आच्छादक नहीं तो क्या होगा, अंतःक्षेपी। अंतःक्षेपी क्यों है समझ आया, क्योंकि इसमें सारे निगेटिव नंबर्स छूट जाएंगे। तो इसमें चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ना तो एकैकी है और ना ही आच्छादक है। पहले क्वेश्चन का घा पार्ट,
इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स। ये खंडसा का सवाल है, प्रैक्टिस से आता है, कई बार प्रश्न बनता है कैसे जान लें कि खंडसा लगेगी। जिन्होंने किताब करी है, एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स। स्टॉप करो, देखते हैं कि ई की पावर एक्स के साथ क्या है। कुछ किताबों में ई की पावर एक्स छप गया है, तो सही किताब में यहाँ पे एक्स ई की पावर एक्स ये एग्जाम में आया था, तो खंडसा सही लगेगा। अगर ई की पावर एक्स हो तब तो सीधा सूत्र से हो जाएगा, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स। पहला लिखो, दूसरे का समाकलन ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, एक्स का अवकलन एक, दूसरे का समाकलन ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स। तो एक्स ई की पावर एक्स और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स प्लस सी। ई की पावर एक्स इसमें से क्या कर लो, कॉमन ले लो, तो एक्स माइनस वन ई की पावर एक्स प्लस सी। हालांकि सी भी इनको जोड़ना चाहिए था, तो अब ये सोच करके ये नहीं कि गलत है तो पता चला तुम लोग उसमें ऑप्शन ही ना लगाओगे तो कोई सही नहीं है, लेकिन तुम्हें ये कौन सा ऑप्शन सही करके आओगे, तीसरा वाला। हालांकि इसमें सी होगा तभी पूरा सही माना जाता है। पहले का अड़ा पार्ट, एक इन्होंने अवकल समीकरण दिया, देखिए ये फ्री का क्वेश्चन होता है, कोटि घात वाला, 3x स्क्वायर इंटू सेकेंड डेरिवेटिव माइनस 2 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 की कोटि है। कोटि का मतलब होता है जितनी ज्यादा बार अवकलन हुआ हो। कितनी बार अवकलन हुआ, मैक्सिमम 2 बार, तो इसकी कोटि 2 है, कोटि 2 है। इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज सेकंड डेरिवेटिव, कोटि 2 है। अगर घात पूछी जाए तो घात 1 है, कोटि देखो उसके ऊपर देखो, कोटि 2 और घात 1, लेकिन घात पूछी नहीं है तो कोटि 2 होगी। सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। दूसरे का 1 नंबर में क्वेश्चन है, एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। देखते हैं, इसमें लिखा है कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, तो हम लोगों ने क्या किया, एक समांतर चतुर्भुज बना लिया एबीसीडी, और हमें प्रूव ये करना है कि AC माइनस BD बराबर 2AB, ये हमको लाना है। तो ऐसे सवाल आप लोगों ने किए भी थे। AC पहले निकाल लो, AC निकाल मतलब बना लिया, BD बना लो, B से D की तरफ एरो लगाया, ये BD हो गया, AC हो गया, BD हो गया। इन दोनों को घटा दो, वो आ जाएगा। लेकिन इन दोनों के मान हम AB के पदों में निकालेंगे। किसके पदों में, KB लाना है, AC निकालना है इन टर्म्स ऑफ AB, तो हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे और त्रिभुज नियम से लगाएंगे, लिखेंगे इन द ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC में AC बराबर AB प्लस BC, AC बराबर AB प्लस BC, इक्वेशन नंबर 1, AC बराबर AB प्लस BC, सही है। अच्छा BD निकालो, BD निकालेंगे AB के पदों में, तो यही त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD में ABD दिख रहा है, इसमें BD निकालेंगे। BD कैसे निकलता, B से चलो D तक जाओ, तो BD बराबर BA प्लस AD, BA प्लस AD। BA को हम AB लिखें तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस AD लिखें। अच्छा जी, AD को क्या हम BC लिख सकते हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, इक्वल वेक्टर। तो ऐसे चलो तो ऐसे ही चलो, अगर हमने AD लिखा तो इसको हम BC लिख सकते हैं। तो वेक्टर AD बराबर वेक्टर BC, यहां ब्रैकेट में लिख दोगे, चूंकि AD बराबर BC तथा AD समांतर BC। क्या लिख दोगे, चूंकि AD बराबर BC और AD समांतर BC, इसलिए वेक्टर AD बराबर वेक्टर BC, इक्वल वेक्टर बन गया। अभी क्या करना है, अब AC में BD को घटाना है, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाना है। तुम लोग पास पास लिखकर एग्जाम में घटा देना। अच्छा, हम यहीं पे घटाएंगे, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। अब देखो AC माइनस BD ये लिख लिया, AB और ये घटाया तो चिन्ह बदला, AB प्लस AB बोलो 2AB, ये प्लस BC माइनस BC कट गया, समझ आ गया होगा। AC माइनस BD ये चिन्ह बदल गया घटाने पर, AB प्लस AB 2AB, और ये प्लस BC माइनस BC कैंसिल हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरे का खा, कॉट इनवर्स -1/√3 का मान निकालना है। मान निकालना है, बल्कि कहना चाहिए मुख्य मान निकालना है।
तो कॉट इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू आपको याद होगी 0 से पाई तक होती है, 0 से पाई के बीच होती है, 0 से पाई के, या एक तरीका दूसरा ऐसे लगा सकते हो कि माइनस हटाओ पाई माइनस लगाओ। ये भी एक फॉर्मूला तुम लोगों ने पढ़ा है, ये पढ़ा हुआ तुमने, कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ये फार्मूला याद कर लो कि अंदर से माइनस हटाओ बाहर पाई माइनस लगाओ। कॉट में 1/√3 किसका मान होता है ये तो याद होना चाहिए। tan में 60 का होता है, tan 60√3 होता है, tan 60, tan कॉट उल्टे होते हैं, tan 60√3 तो कॉट 60 1/√3, तो ये 60 का मान हो गया। 60 को रेडियन में पाई/3 कहते हैं। एलसीएम ले लो तो 3 पाई, और 3 पाई में पाई गया तो यही हो गया मुख्य मान। और कॉट इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू होती भी 0 से 180 के बीच है। इसका घा पार्ट अभी लगवाएंगे, पहले इतनी जगह में गा पार्ट अभी लगवाएंगे, पहले घा लगा लेते हैं। एक बक्से में 7 पीली और 8 नीली गेंदें हैं, 7 पीली और 8 लाल साड़ियां हैं। चलो साड़ियां कर दिया। एक साड़ी अटेंडम सेलेक्ट की जाती है, इसके लाल होने की क्या प्रायिकता है? ये तो 9th का क्वेश्चन हो गया, 9th में ऐसी प्रायिकता अब आ गई है। तो एक साड़ी सेलेक्ट की जाती है, वो साड़ी लाल होने की क्या प्रायिकता है? यहाँ लिखेंगे साड़ी के लाल होने की प्रायिकता, बल्कि लाल साड़ी चुने जाने की प्रायिकता। साड़ी लाल क्या होगी? लाल साड़ी के चुने जाने की प्रायिकता। घटना के अनुकूल प्रकार यानी 8 बटे कुल प्रकार, 8 7 15, 8 बटे 15। यहाँ लिख देना कुल साड़ियों की संख्या बराबर 7 + 8 बराबर 15। प्रायिकता का सूत्र होता है घटना के अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार। तो अनुकूल प्रकार 8, टोटल 15, 8 बटे 15। अगर पूछा था पीली साड़ी चुने जाने की प्रायिकता तो 7 बटे 15, लाल में 8 बटे 15। समझ में आया? चलो क्लिक करो। गा वाला बता देखिए, दर्शाइए कि f(x) बराबर sin x² एक संतत फलन है। इसको प्रूव करना है, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो तुम्हें याद होगा, इसके लिए पहले एक कॉन्सेप्ट हम बताते हैं। दो फलनों का संयोजन भी एक संतत फलन होता है। अगर दो फलन संतत हैं, f(x) और g(x), ये दो संतत फलन हैं, तो इनका जो संयोजन होता है फॉग और गॉफ, वो भी संतत फलन होता है। तो अगर हम ये प्रूव करके दिखा दें कि ये दो फलनों का संयोजन है, अभी दिखाते हैं। ऐसे क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी थे। hx बराबर हम लोग मान लेंगे sin x। भाई अगर हम देखें तो ये फलन दो फलनों का संयोजन है। किसका किसका? एक sin x का और एक x² का। तो hx को हमने मान लिया sin x और gx को हमने मान लिया x²। ठीक है, पहला फंक्शन कौन है? sin x। x क्या है? वो दूसरा फंक्शन है। फिर HOG निकाले, hog x कहने। चलो ओ हटाओ, ब्रैकेट लगाओ। ये निकालना सिखा चुके हैं आप लोगों को हम। ओ हटाओ, ब्रैकेट लगाओ, h(gx). gx की वैल्यू कितनी? x²। hx² sin x²। hx², अगर हम आपसे पूछें h1 तो कहोगे sin 1, h2 sin 2, h3 sin 3, hx² sin x²। तो आपने यहाँ पे क्या प्रमाणित कर दिया? ये आपने प्रमाणित कर दिया कि sin x² इज द कंपोजिशन ऑफ h and g, where h and g are continuous for every value of x। आपको ये नियम में बताया गया था कि sin x और sin x के सभी मानों पर संतत होता है। ये बहुपद है दो घात का, और जितने भी बहुपद होते हैं वो सब क्या होते हैं? संतत होते हैं। यानी ये दोनों संतत हैं, तो इनका संयोजन भी संतत होगा। यहाँ लिखेंगे चूंकि hx और gx x के प्रत्येक वास्तविक मान पर संतत हैं, x के प्रत्येक वास्तविक मान पर संतत हैं, अतः इनका संयोजन sin x² भी x के प्रत्येक वास्तविक मान पर संतत होगा। 1 नंबर में क्वेश्चन है, आप लगा सकते हैं। इसके बाद पहले का जो ड़ा पार्ट है, ये हम केवल ऐसे ही बता देते हैं ओरल, बहुत ज़्यादा उसे लगा के नहीं दिखाएंगे। पहले सेट को जब हमने कराया था तो उसमें करा चुके हैं। पहले सेट में भी ऐसे क्वेश्चन थे, ए सेट दिया था, बी सेट दिया था, सॉरी ए मैट्रिक्स दिया, बी मैट्रिक्स दिया है, और 2a - b निकालना है। तो ऐसे देखो लगा दे रहे हैं। ए मैट्रिक्स आप यहाँ पे नोट करोगे, बी मैट्रिक्स नोट करोगे, इसके सारे एलिमेंट में 2 से गुणा करोगे,
फिर मैट्रिक्स में मैट्रिक्स घटाओगे तो ये एक आंसर आपका मिल जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। कर लेंगे। आओ देखिए तीसरे क्वेश्चन का पार्ट e की पावर y इंटू 1 प्लस एक्स बराबर 1, ये चैप्टर 5 का क्वेश्चन है अवकलन का। तो इससे हमें ये प्रूव करके लाना है। कैसे लाएंगे, यहाँ लिखना एग्जाम में पूरा कि दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसमें शर्माना मत कि हमने नहीं लिखा तो आप नहीं लिखोगे, ये पहला ये दूसरा, तो पहला पद पहला लिखो, दूसरे का अवकलन 1 का 0 x का 1, फिर दूसरा लिखो 1 प्लस एक्स, दूसरा लिखो पहले का करो e की पावर y का e की पावर y और y का ddx ऑफ y और 1 का 0। पहला लिखो दूसरे का अवकलन, दूसरा लिखो पहले का e की पावर y का e की पावर y और y का ddx ऑफ y, 1 का 0। 0 प्लस 1 1, 1 से गुणा करो तो वही e की पावर y, 1 प्लस एक्स इंटू ई की पावर y ddx ऑफ y बराबर 0। बल्कि हम एक बात कहेंगे कि इसकी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, इसकी वैल्यू 1 है। कहाँ से, समीकरण 1 से। एग्जाम में करते समय एक एक चीज़ ऐसे लिखिए कि चेक करने वाले को सब समझ में आया। लिख देना समीकरण 1 से मान रखने पर, ठीक है। 1 प्लस एक्स इंटू ई की पावर y, इस वैल्यू को आप 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1, ये सवाल में दिया है, इतनी इसकी वैल्यू 1 दी थी तो रख दिया। 1 से गुणा करो ddx ऑफ y प्लस उधर गया तो माइनस। अब यहाँ लिखोगे अगेन डिफरेंशिएटिंग, या लिखोगे पुनः दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर। फर्स्ट डेरिवेटिव का अवकलन, सेकंड डेरिवेटिव माइनस e की पावर x का e की पावर x, लेकिन ये x है नहीं तो इसका फिर करोगे y का ddx ऑफ y। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को आप समीकरण 2 से रखोगे। यहाँ पे समीकरण 2 से ध्यान दीजिए, ये सेकंड डेरिवेटिव चल रहा है। ये वैल्यू है किसकी, माइनस e की पावर y को हम लिख देंगे ddx ऑफ y, माइनस e की पावर y को हम लिख देंगे ddx ऑफ y इंटू ddx ऑफ y। तो ये दोनों गुणा हुई, सेकेंड डेरिवेटिव बराबर फर्स्ट डेरिवेटिव 2 बार आया तो इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। और यही हमको प्रूव करना था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीसरे का खा पार्ट। किसी दौड़ में ए के जीतने की प्रायिकता, ए के जीतने की प्रायिकता 1/3 है, बी के जीतने की प्रायिकता 1/4 है। इस दौड़ को ए और बी में से कोई ना जीत पाए, इसकी क्या प्रायिकता होगी। इस दौड़ को ना ए जीत पाए और ना बी जीत पाए। अच्छा जी, अच्छा घटना अपवर्जी है। ये घटना कैसी है, अपवर्जी इसलिए कि दौड़ में ए जीतेगा तो बी नहीं जीतेगा और बी जीतेगा तो कोई एक जीते। किसी एक के जीतने की प्रायिकता, किसी एक के जीतने की प्रायिकता कैसे होगी, 1/3 प्लस 1/4। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये घटनाएं अपवर्जी हैं। अपवर्जी में जीतेगा तो एक ही, ए जीतेगा तो बी हार जाएगा और बी जीतेगा तो, यहाँ लिख देना, यदि ए जीता तो बी हार जाएगा, बी जीता तो ए हार जाएगा। अतः घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं, इसलिए किसी एक के जीतने की प्रायिकता दोनों को जोड़ दिया। तो 4 एकम 4 और 3 एकम 3, 4 3 12, 4 3 7/12। किसी एक के जीतने की प्रायिकता 7/12। कोई ना जीत, ए और बी में से कोई ना जीते, इसकी प्रायिकता या अभीष्ट प्रायिकता, मतलब जो निकालनी है, 1 में से घटा दीजिए, 12 एकम 12 में 7 गए, 5/12। यही आपका आंसर। उस रेखा की दिक्कोज्याएं निकालो जो एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष से समान कोण अंतरित करती है। कोई रेखा है जो एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष से समान कोण अंतरित करती है। लिख लोगे कैसे, लिखोगे माना कोई रेखा एक्स अक्ष से अल्फा, वाई अक्ष से बीटा और जेड अक्ष से गामा कोण बनाती है। प्रश्नानुसार अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा। अच्छा जी, अगर ये तीनों कोण बराबर हैं तो इनके कॉस भी क्या होंगे, बराबर होंगे। कॉस अल्फा को हम एल कहते हैं, कॉस बीटा को एम कहते हैं, कॉस गामा को एन कहते हैं। ये जानते हो कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 त्रिविमीय ज्यामिति। और एलिमेंट में एक रिलेशन हमने आपको प्रूव कराया था, डायरेक्ट नहीं बताया, ये भी सिद्ध कराया था कि दिक्कोज्याओं के वर्गों का योगफल 1 होता है। अब m की जगह पर l लिखेंगे l² और n की जगह पर l लिखेंगे तो l²। ये हो गया 3l² इज इक्वल टू 1, l² इज इक्वल टू 1/3, l बराबर प्लस माइनस 1/√3। l आ गया
और तीनों आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। तो जो L है वही M है वही N है, प्लस माइनस 1/√3। तीनों दिक्कोज्याओं के मान प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 होंगे। तीसरे का घा भी बताएंगे, पहले चौथे का का देख लीजिए। चौथे का का देखिए, वेक्टर A बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप और वेक्टर B बराबर i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। 2 3 2 है और 1 2 1 है, ठीक है। A क्रॉस B चाहिए। A क्रॉस B कैसे निकलता है, और समझिए इतना सिंपल क्वेश्चन आया और ये क्वेश्चन आया 2 नंबर में, फ्री में मतलब मिल रहा नंबर। फर्स्ट रो में i कैप j कैप k कैप लिखते हैं, फिर वेक्टर A के गुणांक 2 3 2 2 3 2, वेक्टर B के गुणांक 1 2 1 1 2 1। नाउ एक्सपेंडिंग विद R1। i कैप से जाने वाली रो और कॉलम छिपाओ, 3 एक कम 3 माइनस अपने पास से 2 दूनी 4, माइनस j कैप रो और कॉलम छिपाओ, 2 एक कम 2 माइनस अपने पास से 1 दूनी 2, फिर रो और कॉलम छिपाओ, 2 दूनी 4 माइनस लगाओ 3 एक कम 3, 3 में से 4 गया माइनस 1 माइनस i कैप, 2 में 2 गया 0 0 j कैप और 4 में से 3 गया 1 प्लस k कैप। तो ये तो 0 ही हो गया, माइनस i कैप प्लस k कैप। दिस इज योर आंसर। देखिए तीसरे क्वेश्चन का घा पार्ट, दर्शाइए कि ये बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। एक्चुअली बिंदु कहा है, लेकिन जब बिंदु में ij लगा होता है तो वो बिंदुओं के स्थित सदिश होते हैं। तो मान लिया 3 बिंदु A B C हैं, ऐसे लिखोगे। A का स्थित सदिश OA, B का OB और C का OC। प्रूव ये करना है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। कौन सा है भाई, हाँ ठीक है। तो आप एक काम करो, तीनों भुजाएं निकाल लो, वेक्टर AB निकाल लो, वेक्टर BC और वेक्टर C, 2 बराबर आ जाएंगे। OB माइनस OA, एक फार्मूला होता है कि पहले बाद वाले के साथ वो लगेगा फिर पहले वाले के साथ, OB माइनस OA। OB में OA घटाओ, घटाने पर चिन्ह बदल जाता है। माइनस i माइनस 2i, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3i कैप माइनस 4j कैप। अब इसका मॉड भी निकाल दो तुरंत। माइनस 3 का वर्ग 9 और माइनस 4 का वर्ग 16, 16 9 25 का वर्गमूल 5। मॉड का मतलब वेक्टर हटा दो, AB बराबर 5। तो एक भुजा आ गई 5। चलिए वेक्टर BC देखते हैं। वेक्टर BC होता है OC माइनस OB, पहले बाद वाले के साथ तो फिर पहले वाले, OC माइनस OB। OC में OB घटाओ, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। माइनस i प्लस i दोनों कैंसिल, 4j और 4j हो गए 8j कैप। अब इसका मॉड निकालोगे तो 8 आएगा सीधे, क्योंकि जब सिंगल यूनिट वेक्टर लगाओ तो छोड़ दो, फार्मूले से लगाओ तब भी वही आता है। मॉड का मतलब वेक्टर हट गया, BC बराबर 8 आ गया। वेक्टर AC निकालो या CA निकालो, मॉड वही आता है, OC माइनस OA। तो OC में OA घटाओ, घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे। तो माइनस i और माइनस 2i, माइनस 1 और माइनस 2 माइनस 3i कैप प्लस 4j कैप। वही आ रहा है। मॉड ऑफ वेक्टर AC, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, मॉड का मतलब वेक्टर हट गया, 16 9 25 का वर्गमूल 5। अब आप एक बात बताओ, क्या ये समद्विबाहु है? AB और AC बराबर आ गए, 2 भुजाएं बराबर आ गई, अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए करिए इसको। देखिए चौथे का खा पार्ट अपने आप आपको करना है। 2 मैट्रिक्स दिए हैं, उन दोनों की गुणा करनी है, A इंटू B हो ही जाएगा। ऐसे सवाल पिछले सेट में हम करा चुके हैं। चौथे का गा, इंटीग्रेशन ऑफ log x dx। तो इसमें हम log x को पहला मानेंगे और दूसरे का 1 मान के खंडशः लगाएंगे। गलती क्या होती, कई बच्चे 1/x लिख जाते हैं, तो क्लियर कर लो, log x का अवकलन 1/x होता है, समाकलन नहीं होता। इसे पहला और इसे दूसरा 1 मान के खंडशः लगाओ। पहला पद दूसरे का समाकलन 1dx माइनस इंटीग्रेशन, पहले का अवकलन log x का 1/x, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन 1dx होता है। x log x 1dx प्लस कांस्टेंट क्या है c।
1 का समाकलन x, x कॉमन ले लीजिएगा या ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। चौथे का घा पार्ट देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x की होल पावर कॉस x, इसे आप y मान लीजिए और इसका इन्होंने अवकल गुणांक पूछा है। अवकल गुणांक का मतलब होता है अवकलन करना। अच्छा, कभी भी लिख कर आ जाए इसका प्रति अवकलज निकालो, जैसे लिखा हो log x का प्रति अवकलज निकालो। प्रति अवकलज मतलब होता है समाकलन, प्रति अवकलज मतलब अवकलन मतलब सीधा काम, प्रति अवकलज मतलब उल्टा काम। तो ऐसे भी सवाल बना के दे सकते हैं log x का प्रति अवकलज निकालो, तो मत कहना प्रति अवकलज पढ़ाया नहीं है। प्रति अवकलज माने समाकलन, इसका अवकल गुणांक माने अवकलन। x के ऊपर x हो तो log लेकर अवकलन होता है। कैसे होता है, इस पर भी आपने पूरी एक प्रश्नावली करी हुई है, log sin x की होल पावर cos x। इनसे कह दो नीचे आओ, cos x इंटू लॉग साइन एक्स, ये log की प्रॉपर्टी से कहना, कहने के साथ उतारना भी सम्मान से। cos पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, खंडशा लगा दो, log y का 1/y और y का dd x ऑफ y। पहला पद पहला लिखो, दूसरे का करो, दूसरे करिए। log x का 1/x, sin x का cos x, log x का 1/x, sin का cos। फिर दूसरा लिखो, दूसरा लिखो, पहले करो cos x का माइनस sin x। अभी क्या करना है कि डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर क्या होगा, वाई उस तरफ जाएगा, वाई उधर गया, ये cos cos की गुणा क्या हो गई, cos स्क्वायर एक्स बटे साइन एक्स। अब हो सकता है आंसर में cos x cot x लिखा, वो भी सही माना जाएगा। माइनस साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स। अभी इसमें y की वैल्यू रखना है वापस, y की वैल्यू क्या है, साइन एक्स की होल पावर cos x, और ये वाला पूरा ब्रैकेट ऐसे ही उतार देना है, cos स्क्वायर एक्स बटे साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स।